हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बीए सेकंड सैम हिस्ट्री के सब्जेक्ट को। ठीक है, और ये रहेगा पार्ट 2 यूनिट 3 हमने स्टार्ट की हुई है। पार्ट 1 आप पहले देख लीजिए और ये रहेगा आज का पार्ट 2। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं उनका राजतंत्र संबंधी सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, जितने भी सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, वो खुद को ही सब कुछ मानते थे और वे प्रधान भी थे आपके दिल्ली सल्तनत में। और ये सभी के सभी जितने भी सुल्तान हैं ये आपके दैवी शक्ति में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। पहला नाम आएगा इल्तुतमिश का। इस व्यक्ति ने क्या किया? ये जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, तीसरे नंबर का कहेंगे, तो इसने क्या किया है? इसने ये क्या था कि इसने जो राजतंत्र जो संबंधी तत्व था, सिद्धांत था, इसको सुदृढ़ बनाया था। उसने न केवल खलीफा से आज्ञा पत्र किया बल्कि इसने अपनी नवीन मुद्रा भी प्रचलित की थी। इल्तुतमिश ने अपनी नवीन मुद्रा भी प्रचलित की थी और दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे वो सभी के सभी दैवी शक्ति में विश्वास जो रखते थे। उनको यूँ लगता था कि राज्य जो भी हैं सब कुछ जो है दैवी शक्ति से प्राप्त हुआ है। सब कुछ सुल्तान होता था, सुल्तान सर्वोपरि होता था और पृथ्वी पर वो अल्लाह का प्रतिनिधि जो है माना जाता था। इतनी आपने चीज़ें याद रखनी हैं। इल्तुतमिश के बाद नाम आता है बलबन का, कि बलबन ने भी राज्य की जितने भी दैवी शक्ति सिद्धांत हैं उनका पालन किया था। किसने किया था? बलबन ने। पहला नाम किसका है? इल्तुतमिश का। अब ये एक और बात कह रहा है बलबन, इसकी खास बात जो आपको याद रखनी है कि जो रसूल है, एक पद था ये रसूल, इसके अतिरिक्त कोई पद इतना महत्वपूर्ण और जो सम्मानित नहीं होता था जितना कि शासक का है। ये रसूल पद बहुत ज़्यादा सम्मानित होता था। ठीक है, ये सब कुछ, ये बलबन भी ईश्वर को ही सर्वोपरि मानता था। और पहला कौन सा था? इल्तुतमिश। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बलबन के बाद अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी साहब। अलाउद्दीन खिलजी साहब जो आते हैं ये आपके खिलजी वंश के हैं। इन्होंने राजतंत्र के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने उसको सुदृढ़ किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रतिष्ठा प्रदान की थी और सुल्तान की जितनी भी दैवीय शक्ति थी, निरंकुशता में ये विश्वास रखता था। जो इसकी इच्छा थी, यानी कि अलाउद्दीन की जो भी इच्छा थी वो क्या थी? उसके लिए कानून थी। मतलब कह दे कि आज रात है तो ये रात ही है। ठीक है, और इसने क्या क्या किया है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसने कठोरता की नीति का पालन किया है और अपने विरोधियों का दमन भी किया है। जनता को खुशहाल रखने के लिए उसने ना केवल एक अच्छा प्रशासन स्थापित किया बल्कि उसमें सुधार भी किए हैं। ये चीज़ इसकी बहुत बढ़िया लगी है मेरे को अलाउद्दीन खिलजी की, कि इसने ऐसा काम किया है सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए। और जो उसके प्रशासन जो बना हुआ था, उल्मा और अमीर वर्ग जो था, उनका कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। लास्ट में आते हैं हम सैयद और लोदी वंश। सैयद और लोदी वंश के जो जितने भी सुल्तान थे उनकी जो प्रतिष्ठा थी, राजतंत्र की जो भी प्रतिष्ठा थी, उसको गहरा धक्का लगा, क्योंकि दोनों ही राजवंशों में केवल सिकंदर लोदी को छोड़कर सभी सुल्तान जितने भी थे ना, वो आलसी थे और निकम्मे थे, विलास प्रिय अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने उलेमा जो वर्ग था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया और जागीरदारी प्रथा और दास प्रथा को जो है सबसे ज़्यादा दोबारा से पुनः लागू कर दिया। प्रांतीय सूबेदारों, अमीर तथा सरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र करना जो है आरंभ कर दिया। राज्य में चारों ओर विद्रोह होने लगे, जिससे सुल्तान की शक्ति निरंतर कमजोर होती चली गई और दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। यानी कि क्या हुआ, जब आपका सैयद और लोदी वंश आया तो ये चीज़ जो है ख़त्म होने लग गई थी। सबसे पहले आप याद रखोगे कि सबसे पहले जो था आपका इल्तुतमिश भाई साहब थे। इल्तुतमिश के बाद आपके बलबन आए। बलबन के बाद जो आए आपके आए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपके आए हैं सैयद और लोदी वंश। सैयद और लोदी वंश में जो सिकंदर लोदी था ये थोड़ा बहुत ठीक था, बाकी के सारे जितने भी आपके सुल्तान थे निकम्मे थे, विलासप्रिय थे। तो इस तरह जो है आपके दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। ठीक है, ये आपने जो क्रम है इस चीज़ को याद रखना है। अब बात करेंगे हम दिल्ली के सुल्तानों का शासन प्रबंध कैसा रहा है। तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन प्रबंध था वो आपके अरबी और फारसी पद्धतियों पर आधारित था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस पद्धति पर आपका ये आधारित था। जो इनका शासन प्रबंध था, इनका था अरबी और फारसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तभी बार बार लिख रही हूँ। दिल्ली सल्तनत भू राजस्व संबंधित जो कुछ अन्य विशेषताएं भारत शासन पद्धति के अनुरूप थी, इसी प्रकार सुल्तानों की शासन प्रणाली अरबी, फारसी
तुर्की और भारतीय आदि की मिश्रित शासन पद्धतियों पर आधारित थी। मेन इस पर थी, ठीक है। बाकी आप चीज़ याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम केंद्रीय प्रशासन की। कैसा था इनका केंद्रीय प्रशासन? दिल्ली सल्तनत के जो मुखिया हैं उनको सुल्तान माना जाता था, और जो उनके उत्तराधिकारी संबंधी जितने भी नियम थे ना, वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं थे, ठीक है। और ये सभी के लिए खुला द्वार था, मुसलमानों के लिए, सभी के लिए खुला द्वार था। और जितने भी सुल्तान थे वो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, ईश्वर की प्रतिछाया मानते थे। अच्छा, जितने भी सुल्तान थे वो आपके कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, जो आज के तीनों भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनके मुखिया के रूप में काम करते थे, ठीक है। और उनके मुंह से निकला हुआ, यानी कोई भी सुल्तान है उसके मुंह से अगर कोई भी शब्द है ना, वो कानून बन जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो जितने भी सुल्तान हैं वो कुरान के अनुसार ही शासन को चलाने का प्रयास करते थे। जो उन्होंने बोला, उनके मुंह से जो निकला वो था उनका कानून बन जाता था, और कुरान के अनुसार जो है ये अपने शासन को चलाते थे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना आपने याद रखना है। और वे बड़ी बड़ी अदालत में जो होते सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश और प्रमुख सेनापति के रूप में भी काम करते थे। इन चीज़ों में थे ही थे, लेकिन वो न्यायालयों के प्रति भी बहुत ज़्यादा मतलब कि डेडिकेटेड रहते थे, और प्रमुख सेनापति भी थे। अब इतने बड़े बड़े अपनी अदालत में बड़े बड़े मुकदमे भी चलाते थे, अपील भी सुनते थे, नौकर चाकर की सेवा में लगे रहते थे, महलों में भी निवास करते थे, युद्धों में भी काम करते थे, और सब कुछ। जो एक खास नाम आता है बलबन साहब का। इनके दरबार में कुछ नियम चलाए गए थे। उनके दरबार में सभी को मर्यादा और अनुशासन में रहना पड़ता था। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में आपने सिर्फ इतना ही लिखना है कि कैसे सुल्तान और उसके अधिकार क्या क्या होते थे। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम मंत्री परिषद की कि कौन कौन से इसमें मंत्री होते थे। वैसे तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो सुल्तान है वही सर्वोपरि होता था, वही मेन होता था, लेकिन फिर भी सहायता के लिए अब एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। तो सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद का गठन होता था, और जितने भी मंत्री थे उनको उनकी योग्यता और ईमानदारी के बल पर उनको वो चीज़ दी जाती थी कि आपने इस चीज़ की देखभाल करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला नाम आता है नायब का। किसका नाम आता है? नायब का। अब ये नायब कौन था? ये एक दुर्बल, अयोग्य और किशोर शासक के समय किसी कुशल तथा प्रभावशाली सेनापति या अमीर को जो है दिया जाता था। नायब का पद सिर्फ तभी दिया जाता था जब उनका जो शासक है वो अयोग्य हो और छोटी एज का हो, दुर्बल हो, तब ये नायब का पद एक सेनापति को ये दिया जाता था, और उससे उप सुल्तान भी कहा जाता था। उस समय इसको नायब को उप सुल्तान कहा जाता था। परंतु कभी कभी यह पद किसी अमीर को उसकी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए भी दे दिया जाता था, लेकिन ये कभी कभी होता था, हर बार नहीं होता था, लेकिन चांसेस इसी में ज़्यादा रहते थे। अब एक एग्जाम्पल जो आपने याद रखना है उसमें ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने नायब का जो पद था मलिक काफूर को जो है प्रदान किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वजीर की। वजीर कौन होता था? जो प्रधानमंत्री होता था उसको हम वजीर कहते थे, ठीक है। अब उसका विभाग का क्या नाम था? दीवान ए विजारत, यानी कि वजीर विजारत, दीवान ए विजारत। जो वजीर होता था सुल्तान के पास सभी मंत्रियों में सर्वोच्च होता था, परंतु नायब सुल्तान वजीर से ऊपर होता था, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आप देख रहे होगे कि कभी कभी तो नहीं होती थी ऊपर के मामले में, लेकिन यहाँ पर हो जाती थी। लेकिन नायब जो वजीर था ये ऊपर था, ठीक है। मुस्लिम विधिवेताओं ने वजीर को इमाम का नायब तथा सहायक बताया है, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो वजीर थे उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो वजीर होता था तफवीद, और अगला जो होता था तनफीज। ये 2 नाम आपने याद रखना है जो आपकी वजीर की कैटेगरी हैं। तफवीद, इसको लिख लीजिएगा, तनफीज, ये जो है आपके वजीर की कैटेगरी हैं। 2 श्रेणियों में बांटते थे, और जो तफवीद होते थे उनके पास जो है आपके असीमित शक्तियाँ होती थी और इनके पास नहीं होती थी। सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक ये कौन होता था? ये सेना का मंत्री होता था।
अब इसका काम क्या होता था, जो आपके सैनिक हैं उनकी भर्ती करना है, उनको प्रशिक्षण देना है, उनको वेतन मिला है या नहीं मिला, आपने समय समय पर वो परेड के लिए गए हैं कि नहीं गए हैं, घोड़ों को दागना जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ था, सैनिकों का हुलिया देखना। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको लगती है ना सैनिकों की चीज़ होती थी, सैनिक अपने जो सेनापति अपने सैनिकों के लिए करते थे, या जो आपस में सारी चीज़ें होती थी उनको क्या कहते थे, ये मंत्री हो सॉरी ये मंत्री का सारा काम होता था। और जो मंत्री था ना उसका नाम था आरिज ए मुमालिक, उसको ये कहा जाता था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने सद्र उस सुदूर याद कर सकते हो, ये धर्म से रिलेटेड था। मंदिर में जाते हैं ना सिंदूर लगाते हैं, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें मंदिर की बात नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पे मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को कैसे याद रखना है कि धर्म विभाग का अध्यक्ष होता था और इसका जो प्रमुख कार्य होता था वो क्या होता था, इस्लाम की रक्षा करना होता था। आपकी जो है मस्जिद है, मकबरे हैं, खानकाएँ हैं, मकतबों आदि का निर्माण करना होता था और धार्मिक पुरुषों को जीवन निर्वाह के लिए दान देना होता। तो ये सद्र उस सुदूर, ये नाम आप याद रखेंगे। अब काजी का क्या काम होता था, वैसे तो काजी है जो शादी करवाता था, लेकिन इसका नाम क्या था कि काजी का पद भी आमतौर पर एक ही व्यक्ति यानी सद्र उस सुदूर को ही प्रदान किया जाता था। जो ये बंदा होता था सद्र उस सुदूर को ही काजी उल कुजात, ठीक है। काजी तो आपको याद रह जाएगा, काजी से कुजात याद कर लो, ठीक है। और ये कौन होता था, ये न्याय विभाग का अधिकारी होता था और प्रांतों से आए अपील संबंधी मुकदमों का ये क्या करता था, निर्णय करता था। यानी कि जो उसके काम है मेन, तो जैसे काजी का काम होता है शादी करवाना होता है, लेकिन यहाँ पर न्याय की बात हो रही है, ये न्याय विभाग का अधिकारी होता था। और जितने भी आपको संबंधी जितने भी मुकदमे मिल रहे हैं आपके प्रांतों से आए जितने भी आपको मुकदमे मिलते हैं उसका ये निपटारा करता था, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप नाम याद रखेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या करवाया है, एक तो आपको करवाया है आरिज ए मुमालिक, एक आपको वजीर के बारे में बताया है, एक आपको नायब के बारे में बताया है, एक आपको सद्र उस सुदूर के बारे में बताया है, काजी उल कुजात के बारे में बताया है। देखिए आप इतने याद कर लीजिए। और अगर आपको लगता है एक ये याद कर लीजिए कि इसके अतिरिक्त एक अमीर ए कोही, एक मंत्री होता था जो कृषि विभाग की देखभाल करता था। इंपॉर्टेंट है ये, अमीर ए कोही नामक मंत्री भी होता था जो कृषि विभाग की देखभाल करता था। इतने मंत्रियों को जो है आप लिख लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। समझ आ गया होगा आपको इतना, अगर आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। दिल्ली के सुल्तानों ने अपने प्रशासन को सही प्रकार से चलाने के लिए अपने कई प्रांतों में उसको बांटा। अब इतना बड़ा अगर प्रशासन होगा उसको प्रांतों में बांटना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय की अगर हम बात करते हैं तो आपका बंगाल है, गुजरात है, जौनपुर है, मालवा है, पंजाब है, खानदेश है, दक्षिण, सभी महत्वपूर्ण प्रांत हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं। जो आपके मुखिया होते थे उनको बली अथवा गवर्नर या सूबेदार हम कहते थे, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है कि राजकुमारों और सुल्तानों के निकट संबंधियों को ही प्रांतपति तथा सूबेदार का पद जो है प्राप्त किया जाता था। सूबेदार कौन कौन बनते थे इस समय, जो उनके वहाँ के निकट होते थे, राजकुमार और सुल्तान के निकट जितने भी संबंधी होते थे उनको हम सूबेदार बना देते थे। अब सूबेदार का काम क्या होता था, आपके जो भी प्रांत आपको दिए गए हैं उसमें आपने शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, चोर डाकों को पकड़ना है, सुल्तान ने जितने आदेश दिए हैं उनको आपने लागू करना है, उनको न्याय दिलवाना है, और जितने भी प्रजा हितकारी कार्य हैं तो उन्होंने सूबेदारों ने इस काम को करना है। वो अपने पास एक सेना भी रखते थे। कौन रखते थे आपके ये सूबेदार, सूबेदार स सेना। तो सूबेदार अपने पास एक सेना की भर्ती करते थे और वहाँ पर उनका काम मेन क्या होता था, शांति स्थापित करनी है। और जो प्रांतों की संख्या थी आपके पूरे के पूरे सल्तनत काल में, आपके प्रांतों की संख्या जो थी 15 से 20 के बीच में थी। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। स्थानीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। जो आपके प्रांत थे या इक्त, इनको स्थानीय प्रशासन में विभाजित नहीं किया जाता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया गया, लेकिन जब एक शताब्दी आई 14वीं शताब्दी के बाद कि प्रांतों को आगे इन्होंने जिलों में विभाजित कर दिया। यानी कि 14वीं शताब्दी से पहले ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद इन्होंने प्रांतों को क्या किया, जिलों में विभाजित करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जिलों को ये क्या कहते थे, शिक कहते थे। ध्यान रखेंगे ये सारे नाम आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिलों को क्या कहा जाता था, शिक कहा जाता था, शिक कहा जाता था। और शिक का जो मुखिया होता था, आप जिस तरह जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना है, जिला ये हो गया शिक, ठीक है। फिर इसका मुखिया को क्या कहते थे, अमील,
या नजीम, इस तरह आप लिखेंगे अपनी बुक में। जिला को क्या कहा जाता था? शिक। मुखिया क्या होता था? अमीर नजीम, ये कहा जाता था। अब आपके एक शहर में या 100 गांव के समूह को क्या कहते थे? एक शहर है पूरा या आपके 100 गांव हैं, ठीक है, एक शहर है या 100 गांव हैं। अब 100 गांव है तो समूह हो गया ना। इनका प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो इनका प्रशासन जो था, इस तरह आप लिखेंगे, याद करने के लिए कह रही हूँ। इनका प्रशासन अमीर ए सदा के द्वारा चलाया जाता था। अमीर ए सदा, ये सदा अमीर रहते हैं, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं कि जो इनका प्रशासन था, अब इतने लोगों का, इतने जनों का, इतने गांवों का प्रशासन करेंगे तो वो तो सदा ही अमीर रहेंगे। तो अमीर ए सदा के द्वारा चलाया जाता था। एक शहर या 100 गांव का प्रशासन अमीर ए सदा के द्वारा चलाया जाता था। अब इन अमीर ए सदा की सहायता के लिए कौन कौन जो है लोग जो है अधिकारी नियुक्त होते थे, बस आपने इतनी याद रखने हैं। कारकुन याद कर लीजिए, चौधरी याद हो सकता है, पटवारी और प्यादा होता है ना, शतरंज खेलते हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। अब कोई भी प्रशासन, उसकी सबसे छोटी इकाई आपकी गांव थी। गांव का शासन पंचायत द्वारा, गांव का मुखिया, पटवारी, चौकीदार की सहायता से चलाया जाता था। ये चीज़ आज भी है। और मुखिया क्या काम करता था? गांव की सफाई करता था, न्याय करता था, प्रजा हित कार्यों का देखभाल करता था। ये चीज़ आज भी है, लेकिन ऊपर की जो चीज़ है ये नहीं है आप सबके लिए। जिला, उसका मुखिया, ठीक है, और जो 100 गांव आ गए, उनका प्रशासन चलाने के लिए अमीर ए सदा, सहायता के लिए कारकुन है, मुतसरिफ है, चौधरी है, पटवारी है, प्यादा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। समझ आ गया होगा। न्याय प्रबंध, अब न्याय प्रबंध में आप शुरू से ही मैं आपको बता रही हूँ कि जो मुखिया होता था वो सुल्तान ही होता था, जितने भी कुरान के नियम है उनके अनुसार कार्य करता था, ठीक है। और न्याय के लिए वो क्या करता था? सुल्तान सप्ताह में आपके 2 बार जो है दरबार लगाते थे कि यहाँ पर आपकी हम अपील सुनेंगे, जो भी आपके मुकदमे हैं उसका हम निर्णय लेंगे। तो ये चीज़ें जो सब कुछ थी आपके न्याय प्रबंध के अंतर्गत आती थी। और जितने भी आप मुकदमे ले आपके सामने आ रहे हैं और उनका अगर आपने निर्णय लेना है तो कुरानों के नियमों के अनुसार और शरीयत के अनुरूप जो है ये किया जाता था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पुलिस तथा डाक प्रबंध भी उस समय बहुत अच्छा था और इन्होंने क्या किया था? सभी सुल्तानों ने एक पुलिस विभाग का भी गठन किया था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस विभाग का भी गठन रखा और गठन किया। और विभाग का जो मुखिया होता था उसको हम कोतवाल कहलाते थे। अब इसकी नियुक्ति जो है बड़े बड़े नगरों में की जाती थी। ये नहीं था कि छोटे छोटे नगरों में होती थी, नो, बड़े बड़े नगरों में होती थी और शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। तो ये चीज़ आपने बहुत चीज़ अच्छे से याद रखनी है। ये बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम सैनिक प्रबंध को कंप्लीट करेंगे, फिर वित्त प्रबंध को, भूमि कर को और आपका एकता प्रणाली, ये कल हम करेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गया है, 17 मिनट की वीडियो हो गई है। आज के लिए सिर्फ इतना ही इनफ है। आपको जो ये मैंने कराया है, आपने वीडियो को देख लिया है, अब आप एक बार अपनी बुक से रीडिंग करेंगे। जो जो चीज़ें मैंने आपको लिखने के लिए बोली हैं तो वो आपने अपनी बुक में लिखना है या अपने नोट्स बनाओ, तभी आपको चीज़ वो सारी याद रहेगी पेपर तक, ठीक है। उसके बाद भी हमने याद रखनी है, लेकिन पेपर तक हमारा मेन मोटिव है क्योंकि आप सबकी डेट शीट आ चुकी है। तो चलिए कल मिलेंगे। लाइक करेंगे अब इस सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। सभी जो आपके सेकंड सेम के विद्यार्थी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जिनसे आप बातचीत करते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीए के, उन सबके साथ आप शेयर करेंगे। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस कर दो भाई, ज़रूर करो, और रेड बटन को ज़रूर प्रेस करो, ऑल पर ज़रूर क्लिक करो ताकि चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशन आए उसकी टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स बनाऊंगी, क्योंकि कॉलेज में हमारी ये बात हुई थी ना। तो आपको जल्दी से जल्दी जो है इस चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाना है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ इन फ्यूचर लाऊँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए।